Hello everyone. So our new topic is for this session is section 35 AD which is of specified businesses. अब देखो सबसे पहली बात तो इस सेक्शन के अंदर 14 बिजनेसेस है। अगर कोई भी असेसी ये 14 बिजनेस करता है, अगर कोई भी असेसी ये 14 बिजनेस कर रहा है तो उसको सेक्शन 35 AD की शरण में आना है और सेक्शन 35 AD की शरण में आने पे उसको उसके कुछ एक्सपेंडिचर पर क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो फिर हम आ जाएंगे सेक्शन 35 AD के शरण के अंदर। अब देखो सेक्शन 35 की AD के शरण में हम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 35 AD क्या कहेगा कि क्या तुम 14 बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो, अगर इन्वॉल्व हो तो ही सेक्शन 35 AD में आना, नहीं तो बिल्कुल अपना मुंह भी यहाँ आकर दिखाना मत। दूसरी चीज इसके अंदर अपन को पढ़ना है कि हमको कितना डिडक्शन मिलेगा, कौन से खर्चों पे डिडक्शन मिलेगा। और तीसरी चीज, कभी भी इनकम टैक्स हमको ऐसे ही खर्चों का डिडक्शन नहीं देता है, हमको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। ये बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद भी हमको कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, तभी हमको हमारे खर्चों का डिडक्शन मिलता है। तो इस सेक्शन के अंदर हमको 3 चीजें पढ़नी है। कौन से वो 14 बिजनेस है जिसके अंदर अगर हमारा असेसी बिजनेस करेगा तो उसको सेक्शन 35 AD के अंदर डिडक्शन मिलेगा। दूसरी चीज, कितना डिडक्शन मिलेगा, और मिलेगा तो हमको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो डिडक्शन को लेने के लिए। तो देखो 14 बिजनेसेस ऐसे याद करोगे तो बहुत मुश्किल होगा याद करने के लिए, क्योंकि तुमको ये सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जब आएगा ना कि इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, बस तुमको ये क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये स्पेसिफाइड बिजनेस में था कि नहीं था। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन एक स्टोरी फॉर्म के अंदर इसको पूरा याद रख लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले बात चालू हुई थी 2007 के अंदर। 2007 के अंदर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग बैठे थे और उन्होंने सोचा कि यार क्या होता है, बहुत सारा खाना हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। आजकल लोगों को आइसक्रीम्स भी बहुत चाहिए होती है, तो अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या, उनके पास एक इंसान फरियाद लेके आया कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको आइसक्रीम खानी है, लेकिन आइसक्रीम हमारे क्या दुकानों तक पहुंचने तक वो क्या हो जाती है, या तो गल जाती है या खराब हो जाती है। तो आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क इन सब के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी इंडिया के अंदर उस टाइम पे सही से नहीं थी। तो 2007 के अंदर हमने सोचा कि हमने ये ऐलान करा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने कि अगर कोई भी कोल्ड चेन फैसिलिटी को सेटअप करता है और उसका बिजनेस करता है तो उसको सेक्शन 35 AD में स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। तो 2007 के अंदर क्या आया, कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस आ गया। फिर 2008 में कोई दिक्कत फरियाद लेके हमारे पास आया ही नहीं। 2009 के अंदर क्या हुआ, हमको पता लगा कि बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के अंदर, नहीं इसको कैसे याद रखो, 2009 के अंदर क्या हुआ, सरकार ने कहा खाओ और घूमो, खाओ और घूमो। अब खाने के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी कुछ हो जाता था और वो पूरा हमारा अनाज खराब हो जाता था, तो खाने के लिए इतना बचता नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेयर हाउस, मतलब उसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देगा फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको सेक्शन 35 AD में स्पेशल डिडक्शन दिया जाएगा। अब खाने की बात पूरी हो गई, खाने के बाद हमने क्या कहा, घूमो भी। अब घूमने के लिए ऐसे ही घूमेंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमारे पास पेट्रोलियम नेचुरल गैस होनी चाहिए। अब पेट्रोलियम नेचुरल गैस लाना कैसे, उसके लिए हमको क्या चाहिए थी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाने थे। तो अगर वो कोई भी गैस, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के लिए अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हो तो आपको सेक्शन 35 AD के अंदर डिडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले 2007 के अंदर हमने बच्चों के आइसक्रीम के बारे में सोचा और हमने सोचा चलो कोल्ड चेन फैसिलिटी देते हैं। फिर हमने यूथ के बारे में सोचा, हमने कहा जाओ खाओ और मजे करो। खाओ मतलब एग्रीकल्चर, खाने के लिए कैसे आएगा सामान, ज्यादा कैसे रहेगा, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे देंगे। तो घूमने के लिए हमको पेट्रोल की जरूरत है और पेट्रोल तभी आएगा जब हमारे पास क्या आएगा,
हमारी पाइपलाइन जो भी होगी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेट्रोलियम अच्छी होगी तब। अब क्या हुआ कि अब खाओ और घूमो, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बीच को सब जगह के लोग अब इधर उधर घूमने लग जाएंगे। तो अब घूमने लगेंगे तो इधर उधर जाओगे तो रहने के लिए होटल चाहिए कि नहीं चाहिए, और होटल में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो 2010 में हमने क्या कहा कि अगर कोई भी असेसी 2 स्टार होटल से या उसके अबव कैटेगरी का कोई भी होटल क्या करता है, ऑपरेट करता है, तो उसको क्या दिया जाएगा, सेक्शन 35AD में स्पेशल डिडक्शन दिया जाएगा। अब क्या हुआ, होटल का खाना खाया, इधर उधर घूमे तो बीमार पड़ना तय है। बीमार पड़ना तय है तो अब उसके लिए क्या होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो फिर सरकार ने नया स्कीम लेके आई कि अगर कोई भी असेसी ऐसा हॉस्पिटल बनाता है जो कम से कम पेशेंट के लिए 100 बेड्स होंगे तो उसको सेक्शन 35AD का स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, घूमने को प्रमोट कर दिया, तो बाहर के लोग भी इंडिया में आ रहे, तो हमने होटल अच्छा इस्टेब्लिश करवा दिया, हमने हॉस्पिटल अच्छा इस्टेब्लिश करवा दिया। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर आकर वो क्या देखे, हमारा स्लम एरिया देखे। तो हमने क्या कहा कि बाहर के लोग भी इंडिया के अंदर आएंगे, उनके लिए अच्छा होटल कर दिया, हॉस्पिटल कर दिया। फिर हमने कहा कि वो हमारे देश में आके हमारे स्लम एरिया को नहीं देखने चाहिए। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी असेसी स्लम प्रोजेक्ट के अंदर, स्लम डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर अगर कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट कंडक्ट करता है तो उसको भी सेक्शन 35AD को स्पेशल डिडक्शन दिया जाएगा। तो उसको सेक्शन 35AD का स्पेशल डिडक्शन दिया जाएगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बच्चों के बारे में सोचा, तो कोल्ड चेन फैसिलिटी स्टैब्लिश करवा दी थी। उसके बाद हमने क्या कहा, खाओ और घूमो। खाना क्या खाएंगे, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही खाते, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देनी आवश्यक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि घूमो के लिए नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम और पाइपलाइन जरूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना था, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन बिछानी थी। तो अगर ऐसा भी कोई बिजनेस कंडक्ट करता है तो उसको भी सेक्शन 35AD के अंदर डिडक्शन मिलेगा। अब घूमेंगे तो कहीं रुकेंगे कहाँ पे, होटल में तो 2 स्टार एंड अबव का कोई होटल हुआ तो उसको भी ये डिडक्शन मिलेगा। तो घूमोगे फिरोगे तो बीमार पड़ना चाहिए, तो हॉस्पिटल जहाँ कम से कम 100 पेशेंट भर्ती हो सके ऐसा हॉस्पिटल को भी सेक्शन 35AD में डिडक्शन दिया। अब जब बाहर के लोग इंडिया के अंदर आएंगे तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो क्या देखे, हमारे यहाँ की गरीबी देखे। तो हमने बोला कि अगर कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट कंडक्ट करता है अंडर द स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन तो उसको भी सेक्शन 35AD का डिडक्शन मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या बोलता है, फिर हमने क्या सोचा, 2010 यहाँ पे पूरा हुआ, तो 2007 पूरा हुआ, 2009 पूरा हुआ, 2010 पूरा हुआ। अब आए हम 2011 के अंदर, हमने कहा कि चलो दिखावे के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट हमने स्लम प्रोजेक्ट के अंदर बनवा दिए, लेकिन क्या होता है कि इंडिया के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो स्लम एरिया में तो नहीं आते, लेकिन वो गरीब भी नहीं मान सकते, लेकिन उनके पास तब भी हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होती है। वो क्या होता है, किराए के घरों में रहते, बहुत छोटे। अब स्कूल टीचर्स ऐसे भी, उनको आप स्लम भी नहीं कह सकते, उनको आप रीच भी नहीं कह सकते हो। ऐसे लोगों के बारे में कौन सोचेगा, सरकार ही सोचेगी। तो सरकार ने क्या बोला कि अगर कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट कंडक्ट करता है तो भी उसको क्या मिलेगा, सेक्शन 35AD का डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 35AD का डिडक्शन मिलेगा अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर क्या करते हैं, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो हमको सेक्शन 35AD का डिडक्शन मिलेगा। अब क्या हुआ, हमने सोचा चलो एक अब खाओ पियो ऐश को, इतने दिन हमने ऐश करे, मजे किए, होटलों में गए, ये सब किया, तब भी हमको पता लगने लगा यार हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होने के बाद भी कम पड़ रहा है, क्योंकि इतने लोग घूम रहे लेकिन तब भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सही से नहीं आ पा रहा है। तो हमने कहा यार प्रोडक्शन तो जितना भी हो रहा है उतना के उतना अच्छे से वेयर हाउस हो रहा है, स्टोर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अब कहाँ गलती रह रही है। तो तब सब लोग बैठे और उन्होंने सोचा सब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, अगर हम अच्छे फर्टिलाइजर्स दें तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों
तो हमने क्या सोचा, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया कि कोई भी बंदा अगर फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करता है तो हम उसको भी सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन देंगे। तो जब सबको अच्छे से घर वितरित कर दिया हमने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर, तब फिर हमने सोचा कि नहीं यार, सबको आज भी खाना सही से नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, और उसका प्रोडक्शन सही करने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है। तो फर्टिलाइजर्स जो भी मैन्युफैक्चर करेगा उसको क्या मिलेगा, सेक्शन 35 एडी के अंदर स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो बात आ गई हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा चलो अब क्या किया जाए, इन सब से निकल के थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान दिया जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान देने के लिए हमने कहा कि अगर कोई भी इनलैंड कंटेनर डिपोट, मतलब ये क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए डिपोट्स होते हैं जहाँ पे आप इंपोर्टेड माल रखते हो, एक्सपोर्टेड माल रखते हो, या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये दोनों स्टेशन होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आप कस्टम एक्ट के अंदर पढ़ोगे, है ना, ये डिटेल में आप वहां पे पढ़ोगे। बाकी अगर कोई भी एसएससी इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन सेटअप करता है तो उसको भी सेक्शन 35 एडी के अंदर डिडक्शन मिलेगा। ये बात हमको रियलाइज हुई 2012 के अंदर, हमको लगा कि नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास अच्छे इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन होने चाहिए। उसके बाद हमने सोचा कि यार कुछ मीठा मीठा हो जाए, खाना पीना सब हुआ, सबने खाना खा लिया, उसके खाने के बाद कुछ मीठा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो हमने बोला कि चलो मीठा देने के लिए हम क्या करते हैं, हनी, जो भी हनी करेगा, बी कीपिंग करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, तो उसको सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन दिया जाएगा। और चिंता ना करो, जो शक्कर को भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देगा उसको भी इसके अंदर डिडक्शन दिया जाएगा, उसको भी इसके अंदर डिडक्शन दिया जाएगा। तो हनी, शक्कर और इनलैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कौन से साल से डिडक्शन दिया गया, 2012 के बाद से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीठा खा खा के थक गए हम, फिर वापस हम मीठा खा खा के थक गए, तो हमने क्या कहा कि लो थोड़े वेफर्स खाओ, और वेफर्स खाने के लिए जो भी वेफर्स फैब्रिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश करेगा उसको भी हमने ये डिडक्शन दे दिया। अब दो डिडक्शन पढ़ने बाकी, एक अब इनको ऐसे याद कर दो। 2014 के अंदर स्लरी पाइपलाइन में मतलब क्या होता था कि जब भी आयरन और प्रोड्यूस होता था तो उसके बहुत सारी स्लरी निकलती थी जो कि क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही थी। तो हमने कहा कि अगर आयरन और के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप स्लरी पाइपलाइन एस्टैब्लिश करवाते हो तो आपको सेक्शन 35 एडी में स्पेशल डिडक्शन दिया जाएगा, आपको सेक्शन 35 एडी में स्पेशल डिडक्शन दिया जाएगा। और जो भी बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को मेंटेन या डेवलप करने के लिए कोई भी खर्चा करता है, प्रोवाइडेड आप क्या हो, कंपनी हो, या फिर दो कंपनी मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे रही है, या फिर कोई अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को मेंटेन एंड ऑपरेट करने के लिए कोई फैसिलिटी दे रही है तो वो भी सेक्शन 35 एडी के अंदर कवर्ड है। तो सेक्शन 35 एडी के 14 बिजनेसेस होते हैं। 14 बिजनेसेस कौन से, सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचा, कोल्ड चेन फैसिलिटी एस्टैब्लिश करवा दी। फिर उसके बाद हमने यूथ के बारे में सोचा, फिर हमने कहा कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अच्छा खाओ और घूमो, अच्छा खाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और तो वो जो भी देगा उसको क्या मिलेगा, सेक्शन 35 एडी के अंदर डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद हमने सोचा घूमने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के लिए हमारे पास क्रॉस कंट्री पाइपलाइन चाहिए, तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन होगा तो आपको सेक्शन 35 एडी के अंदर डिडक्शन मिलेगा। अब जब घूमने निकले हैं तो कहीं ना कहीं होटल के अंदर जाकर रुकेंगे, तो अगर होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव एस्टैब्लिश करा, आपने ऑपरेट करा, तो आपको सेक्शन 35 एडी के
के अंदर डिडक्शन मिलेगा। अब घूम घूम के बीमार पड़ गए तो ऐसा कोई भी हॉस्पिटल जो ऐसा एसएससी जो भी एक ऐसा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करता है जब 100 पेशेंट से ज्यादा भर्ती हो सकते हैं तो उनको मिलेगा। फिर हमने क्या कहा, जब इंडियंस घूम रहे हैं तो बाहर वाले भी इंडिया के अंदर आएंगे, तो बाहर वाले इंडिया के अंदर आके गरीबी नहीं देखने चाहिए, और वो गरीबी नहीं देखने चाहिए, इसलिए हमने कहा कि कोई भी स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करता है तो उसको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन दिया जाएगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होते, तो अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट कंडक्ट करवाता है तो उसको भी सेक्शन 35 AD का डिडक्शन दिया जाएगा। फिर हमने सोचा कि यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आज भी अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देने के बाद भी कम पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही सही से नहीं हो पा रहा है और उसके लिए हमको अच्छे फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। तो कोई भी अगर प्रोडक्शन ऑफ एन फर्टिलाइजर्स करेगा तो उसको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि चलो खाने पीने की बात हो गई, अब कुछ मीठा हो जाए, मतलब अगर कोई शहद या शक्कर कोई शहद बनाता है तो उसको भी सेक्शन 35 AD में डिडक्शन मिलेगा, और कोई शक्कर को वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देता है तो भी उसको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई भी इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन इस्टेब्लिश करता है तो भी उसको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद मीठा खा के हम तंग हो गए थे तो हमने क्या कहा, वेफर्स भी लाओ यार, वेफर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 2 साल बाद हमारी आंखें खुली और फिर हमने क्या कहा कि वेफर फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी क्या दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ये वेफर्स अलग होते हैं लेकिन ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ये वेफर्स खाने वाली वेफर्स नहीं होते पर याद करने के लिए तुम्हें ऐसे याद रखना है ना। तो वेफर्स फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद क्या होता है, स्लरी पाइपलाइंस, जो भी इस्टेब्लिश करेगा उसको भी सेक्शन 35 AD के अंदर डिडक्शन मिलेगा। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर कोई कंपनी या फिर कंपनी का कंसोर्टियम, मतलब 2 या 3 कंपनी मिलकर या कोई अथॉरिटी, बोर्ड या कॉर्पोरेशन जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, वो ये बिजनेस करते हैं तो उनको सेक्शन 35 AD के अंदर डिडक्शन दिया जाएगा। अब सेक्शन 35 AD में कितना डिडक्शन दिया जाएगा, अमाउंट ऑफ एन डिडक्शन कितना होगा, अमाउंट ऑफ एन डिडक्शन होगा 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसका 100% डिडक्शन आपको इसके अंदर अलाउ हो जाएगा। तो आपको 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सेक्शन 35 AD के अंदर क्या करने को मिल जाएगा, डिडक्ट करने को मिल जाएगा। जिस साल के अंदर आपने खर्चा किया उसी साल के अंदर आप पूरा के पूरा खर्चा क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बजाय क्या करो, पूरा के पूरा पहले साल के अंदर आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड खरीदने के लिए किया, गुडविल खरीदी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो फिर आपको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आप कुछ भी खरीदो जो कि हम बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कभी भी लैंड पे आपको ये खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर लैंड खरीदी तो सेक्शन 35 AD में डिडक्शन नहीं मिलेगा, गुडविल में सेक्शन 35 AD में डिडक्शन नहीं मिलेगा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्दर जो पॉइंट बी है वो ये कहता है कि अगर मैंने किसी भी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा पेमेंट किया बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू एनी अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब। मतलब अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, इन 4 मोड के अलावा मैं पेमेंट करती हूँ तो मुझे सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं क्लोज्ड चेक के थ्रू भी पेमेंट करती हूँ तो सेक्शन 35 AD का पेमेंट सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद अब क्या होता है, ऐसा कुछ खर्चे हमने क्या किए थे, बिजनेस कमेंस होने के पहले ही कर दिए थे, तो उन खर्चों का डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो उन खर्चों का डिडक्शन
अगर आपने प्री कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर आपने कोई भी खर्चे किए तो आपको क्या करना है, आपको उन खर्चों को बुक्स के अंदर कैपिटलाइज करना होगा और जितने खर्चे आपके बुक्स के अंदर कैपिटलाइज होंगे वो आपको डिडक्ट करने को मिलेंगे जिस भी साल में आपने आपका बिजनेस कमेंस किया, उस साल के अंदर आप जितने भी खर्चे आपने बुक्स के अंदर कैपिटलाइज कर दिए उन सारे खर्चों का डिडक्शन ले सकते हो। तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% ऑफ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कभी भी अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किया होगा तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंगल पर्सन को सिंगल डे के अंदर 10,000 से ज्यादा पेमेंट किया थ्रू एनी मोड अदर देन अकाउंट पेइंग चेक, अकाउंट पेइंग बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, इनके चारों के अलावा अगर आपने 10,000 से ज्यादा सिंगल पर्सन को सिंगल पेमेंट किया तो ये डिडक्शन अलाउ, तो उस खर्चे पे आपको सेक्शन 3580 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर आपको क्या करना है, जितने भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है उसको आपको बुक्स के अंदर कैपिटलाइज करना है, वो आपको डिडक्ट करने को मिल जाएगा जिस साल के अंदर आप बिजनेस कमेंस करोगे। उसके बाद जो अब क्या बोलता है, इसके लिए आपको ऑडिट करवानी कंपलसरी। अगर आपको सेक्शन 3580 का डिडक्शन चाहिए तो बुक्स ऑफ एन अकाउंट से होने चाहिए, कंपलसरी ऑडिट होने चाहिए। उसके बाद ये सेक्शन बोलता है कि आप जो ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे सेक्शन 3580 के बिजनेस के लिए, वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी कैसी होनी चाहिए। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो वो नई प्लांट एंड मशीनरी कैसी होनी चाहिए वो भी बताया है सेक्शन 3580 के अंदर। और वो क्या बोलता है, तो सबसे पहले बोलता है जो भी आपकी जो नई प्लांट एंड मशीनरी है वो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो प्रीवियसली यूज नहीं होनी चाहिए फॉर एनी पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब वो कैसी मशीनरी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप इंपोर्ट करते हो, आप इंडिया से, इंडिया के बाहर से अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हो तो भले वो इंडिया के बाहर किसी ने यूज करके भी रखी होगी, लेकिन आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हो तो हम उसको नई प्लांट एंड मशीनरी ही मानेंगे। मतलब इंडिया से बाहर उसको पहले किसी ने यूज किया और अब आपने इंपोर्ट किया और इंडिया के अंदर ले आया तो हम उसको नई प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे। उसके लिए आपको कौन सी कंडीशन, पहले तो वो प्लांट एंड मशीनरी कैसी होनी चाहिए, इंपोर्टेड होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन all such asset has not been allowed under this act to any other person, मतलब हमारे इनकम टैक्स एक्ट में उस पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किसी उस प्लांट एंड मशीनरी पे किसी ने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए और इंडिया के अंदर हमारा अस्सी से उसका फर्स्ट यूजर होना चाहिए। बाहर किसी ने भी यूज किया उससे हमको कोई मतलब नहीं, इंडिया के अंदर जैसे ही वो मशीनरी आएगी उसके बाद हमारा जो अस्सी वही उसका फर्स्ट यूजर होना चाहिए तो हमको चलेगा। अगर आप इंडिया के बाहर से कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हो। फर्दर हमारा ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपकी जितनी भी टोटल प्लांट एंड मशीनरी है उसका 20% होगी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि आप जितनी भी नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे अगर वो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो वो अगर 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तक है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, उससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% तक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है। उसके बाद हमने बोला था कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि आप जो भी बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, सेटिंग अप स्पेसिफाइड बिजनेस जो स्टैब्लिश कर रहे हो वो नया बिजनेस होना चाहिए, वो नया बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पुराना ही कोई बिजनेस चल रहा था और उसको आपने रिकंस्ट्रक्शन करके क्या करवा दिया या स्प्लिट करवा के क्या बना दिया, हमारा सेक्शन 3580 का बिजनेस बना दिया। मतलब आपका ये बिजनेस कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, जैसे सपोज करो मेरा होटल अभी तक पहले से चल रहा था और मैंने क्या करवाया उसको 2 स्टार के अंदर कन्वर्ट करवा दिया या उसका रिकंस्ट्रक्शन
रेस्ट्रिक्शन करवा के उसको 2 स्टार बनवा दिया, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा जो भी बिजनेस होगा वो नया बिजनेस होना चाहिए, तभी मुझे सेक्शन 35 AD के अंदर डिडक्शन मिलेगा। तो सच बिजनेस शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। उसके बाद हमने देख लिया ऑडिट का प्रोविजन, देख लिया हमने। अब इसके बाद जो सेक्शन आता है, इसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है इसके यूज पे रेस्ट्रिक्शन। सबसे पहली बात समझो, यूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की क्या जरूरत है पड़ी। जैसे सपोज करो मैं अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता, अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता, अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती ना तो मैं क्या करती, मैं 2 बिजनेस स्टार्ट करती, एक स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, इन 14 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस स्टार्ट करती और एक अपना नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करती। अब मुझे जो नॉर्मल बिजनेस के लिए जितने भी प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल खर्चे करने होते हैं ना, तो मैं क्या करती, जैसे सपोज करो मुझे क्या चाहिए था, एक AC चाहिए था फॉर द पर्पज मेरे नॉर्मल बिजनेस के लिए, लेकिन मैं उसको नॉर्मल बिजनेस के नाम पे ना खरीद के मैं उसको कौन से नाम पे खरीदूंगी, स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम पे खरीदूंगी। 100% ऑफ एन डिडक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस का ले लूंगी और फिर वो AC को का ट्रांसफर कर दूंगी, अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये तो सरकार के साथ धोखा हुआ। वो तो क्या कह रहा है कि बस अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो हम देंगे प्लांट एंड मशीनरी, मतलब वो सिर्फ इन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। आप ऐसे लूपहोल नहीं कर सकते हो। मैंने AC किसके लिए खरीदा, पहले तो मैंने क्या किया, पहले AC खरीदा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए और उसको मेरे नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो गलत है, करेक्ट। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ एन असेट आया। और ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ एन असेट क्या बोलता है कि अगर एनी असेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन विच अ डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर दिस सेक्शन shall be used only for the specified business। वो सिर्फ कौन से बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ एन 8 year beginning with the previous year in which the asset is acquired or constructed। मतलब क्या, आपको वो असेट को कम से कम 8 सालों तक के लिए तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना होगा। 8 सालों के बाद आप कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 8 सालों के लिए आपको ये स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 8 सालों तक यूज नहीं किया तो क्या होगा, आपको PGBP के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपको कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और वो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, वो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो अपन देखते हैं। मैंने 8 सालों के, ये कब टैक्सेबल होगा, मैंने 8 सालों के लिए यूज नहीं किया मेरा असेट्स, विद इन 4 ईयर, विद इन 5 ईयर, विद इन 4 ईयर, विद इन 3 ईयर्स मैंने क्या कर दिया, मेरा असेट को ट्रांसफर कर दिया। तो उस केस के अंदर टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी वो देखो। अब क्या होता, अगर आप सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं लेते, अगर आप सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं लेते तो आप उस खर्चों पे, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते वो डिडक्शन तो आपको तो भी मिलता अगर आप सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं लेते, करेक्ट। तो अब क्या करोगे, आप ले लोगे पूरा अमाउंट जो आपने डिडक्शन लिया, जितना भी आपने डिडक्शन क्लेम किया, पहले तो वो पूरा के पूरा अमाउंट लिख दो, करेक्ट। और आपने डिडक्शन कितना लिया होगा, 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन असेट, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द असेट आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने क्या कहते हैं, सेक्शन 35 AD का डिडक्शन नहीं लिया होता तो भी आप डेप्रिसिएशन तो लेते, तो चलो हम जितना डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है उसके ऊपर ये डिडक्शन नहीं लेंगे, बाकी आपके डीम्ड इनकम बना देंगे। मतलब अगर 1 लाख का असेट था और उसको 2 साल का डेप्रिसिएशन हो रहा था 20,000, और मेरे को पहले तो अगर मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया तो पूरा 1 लाख अलाउ हो गया, लेकिन अगर मैं उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज नहीं करती तो भी 20,000 का डिडक्शन तो मेरे को मिलता ही, और बाकी क्या होता, टैक्सेबल होता, मतलब 80,000 टैक्सेबल होता। तो सेम यहाँ प्रोविजन किया अपन ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एन असेट लिया, फिर डेप्रिसिएशन अलाउएबल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 32, उस असेट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है।
सेक्शन 32 के हिसाब से उसको यहाँ से माइनस कर कर जो भी आएगा वो डिम्ड इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अपना क्या करती है, असेट ट्रांसफर करती है। अगर कंपनी सिक हो गई, बीमार हो गई और वो अपना असेट ट्रांसफर कर रही है तो ये वाला रिवर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, 8 साल तक के लिए असेट को होल्ड करके रखना है। अगर आप 8 साल तक के लिए असेट को होल्ड नहीं करोगे तो आपका कुछ एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, आपका कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो आपको कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट में से अभी तक जितना आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उसको माइनस करना है। कॉस्ट ना बोल के तुम क्या बोलो, जितना आपने सेक्शन 3580 के अंदर डिडक्शन ले लिया बोलो, उसमें से अभी तक आप जितना डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो उस असेट के ऊपर उसको माइनस करो और जो भी बैलेंस बचता है उसके ऊपर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल कर दो। लेकिन आप बीमार हो गए हो, आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बन चुके हो, इसलिए आपने असेट ट्रांसफर करी, तो आपको इसके अंदर सेक्शन 35 ये रिवर्सल वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब उसके बाद होता है कि अब डेप्रिसिएशन, अब क्या हुआ, एक होशियार असेसी आया और एक होशियार असेसी ने पूछा कि सर आपने 100% डिडक्शन इसको अलाउ कर दिया, तो अब कॉस्ट का पूरा के पूरा आपने 100% अलाउ कर दिया, तो हम अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसकी एक्चुअल डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, अब हम डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसके एक्चुअल कॉस्ट क्या माने। तो डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपने सेक्शन 3580 में डिडक्शन ले लिया है तो आपको जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगी वो क्या माननी होगी, नील माननी होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अब काहे का डेप्रिसिएशन, आपको पूरा के पूरा तो असेट हमने माइनस करने को दे दिया, तो अब असेट की वैल्यू भी माइनस करो, डेप्रिसिएशन भी माइनस करो, डबल डिडक्शन लो। हमको पागल समझ के रखा हुआ है? नहीं। तो डिपार्टमेंट बड़ा ही होशियार है, डिपार्टमेंट ने सीधे ही बोल दिया है अगर सेक्शन 3580 का डिडक्शन लिया तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया जब भी डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 3580 का डिडक्शन ले लिया है, अगर आपने सेक्शन 3580 का डिडक्शन ले लिया है, तो अगर आपको असेट बेचने पे या असेट को डिस्ट्रॉय करने में या असेट को डिसरिगार्ड करने में कोई भी इनकम रिसीव होती है, कोई भी पैसा मिलता है, कोई भी पैसा मिलता है, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल, कोई भी पैसा मिलता है तो वो कहाँ पे जाके टैक्सेबल हो जाएगा, बिजनेस इनकम मानी जाएगी और बिजनेस इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी असेट जिसका आपने सेक्शन 3580 के अंदर क्या लेके रखा है, डिडक्शन लेके रखा है, उसको अगर आप डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्ड और ट्रांसफर कर रहे हो और उस केस के अंदर आपको कोई भी पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल का हो जाएगा, बिजनेस इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस वाला क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है और अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो वो लॉस आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब आप स्पेसिफाइड बिजनेस का नुकसान कभी भी नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो आप। तो मतलब आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस के आगे ही सेट ऑफ करने को मिलेगा। कितने सालों तक आप ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस का जो भी लॉस है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ एन टाइम के लिए क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सेट ऑफ सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट, कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम ऑफ एन ईयर, मतलब जितने सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। इसके बाद क्या आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन। ये क्या बोल रहा है ये समझना,
देखो जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, 2 स्टार ऑफ एन होटल स्टार्ट किया मैंने, 1 साल फंक्शन किया, फिर मुझे लगा यार मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मुझे क्लासेस लेनी होती है, मेरे पास दुनिया भर के काम है। मैंने क्या करा, मैंने किसी एक बंदे को ढूंढा जो कि एक होटल बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर क्या है, बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने क्या करा, उसको होटल ट्रांसफर कर दिया, उसको होटल ट्रांसफर कर दिया, और अब पूरा होटल को मैनेज कौन कर रहा है, वही बंदा करता है, लेकिन अभी भी होटल किसका है, मेरा ही है, मेरे ही नाम पे चल रहा है, करेक्ट। तो हम ये मानेंगे कि असेसी ही उस बिजनेस को क्या कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है, मतलब असेसी ने कोई ट्रांसफर किया ऐसा नहीं माने जाएंगे। अब ठीक है यार, मैं स्पेशलाइज नहीं थी तो मैंने किसी और बंदे को दिया, वो ढंग से चला रहा है होटल को, तो बिजनेस थोड़ी ट्रांसफर हो गया इससे मेरा, है ना। तो वेयर द असेसी builds a hotel of a 2-star or above category as classified by the central government and subsequently while continuing to own the hotel transfer the operation thereof to another person। सिर्फ उसने क्या ट्रांसफर किया, उसके ऑपरेशन ट्रांसफर किए किसी दूसरे बंदे को, तो असेसी shall be deemed to be carrying on the specified business। हम मानेंगे कि असेसी अभी भी वो बिजनेस कर रहा है। अगर आपने सेक्शन 35A का डिडक्शन क्लेम किया तो आपको सेक्शन 80IA 80RRB और सेक्शन 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये अपन पढ़ेंगे डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारा आकर खत्म होता है सेक्शन 35A डी। सेक्शन 35A क्या बोलता है, सेक्शन 35A बोलता है अगर आप 14 बिजनेसेस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, 100% ऑफ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। 100% ऑफ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होना चाहिए। और अगर आपने किसी भी सिंगल पर्सन को सिंगल डे के अंदर 10,000 से ज्यादा पेमेंट किया तो उसका भी आपको डिडक्शन 35A में लेने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है तो जितना भी अमाउंट आपने बुक्स के अंदर कैपिटलाइज किया है वो आपको अलाउ हो जाएगा एज एन डिडक्शन इन द ईयर इन विच आपने बिजनेस को क्या किया है, कमेंस किया है। उसके बाद वो नई प्लांट एंड मशीनरी आपको उस सेक्शन 35A का डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, लेकिन अगर आपने कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करी है तो हम उसको नई प्लांट एंड मशीनरी ही मानेंगे, प्रोवाइडेड इंडिया में आने के बाद हमारा असेसी उसका फर्स्ट यूजर है और हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस पर अभी तक किसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करके रखा है। हम 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जितनी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑडिट करवानी क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद हमने क्या देखा कि आपको ये असेट कम से कम 8 साल तक अपने पास रख के रखना है। अगर आपने नहीं रख पाए आप तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन असेट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, वो आपकी क्या बन जाएगी, डिम्ड इनकम बन जाएगी। लेकिन ऐसा रिवर्सल अगर बीमार होने के कारण अगर आप ऐसा ट्रांसफर करते हो तो चलेगा। डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए कि अगर जो भी असेट होगा जिसका सेक्शन 35AD में डिडक्शन ले लिया है उसकी एक्चुअल कॉस्ट नील मानी जाएगी। अगर ऐसा असेट जिसका सेक्शन 35AD में डिडक्शन ले लिया है उसको बेच के डिस्ट्रॉय करके थोड़ा बहुत भी पैसा आता है तो वो पैसा कहाँ जाके टैक्सेबल करवा देना है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट में, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ इन टाइम के लिए। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होना अलाउड है। और एक ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन समझे, मतलब मैं मेरा होटल चला रही थी, मैंने एक बंदे को रखा, मैंने एक बंदे को रख के बोला कि आप इस पूरे ऑपरेशन को क्या करो, कंडक्ट करो, तो ऐसा मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ होटल चलाने के अंदर। और सेक्शन 35AD का डिडक्शन अगर आपने क्लेम किया तो 80IA 80IA से 80RRB तक का डिडक्शन नहीं मिलेगा और 10AA का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। So we have completed with section 35AD. Thank you.